प्रिय विद्यार्थियों, वंदे मातरम। देखिए, पिछले क्लास में हमने संसद के दो महत्वपूर्ण सदनों की बात की थी, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा। देखिए, संसद के दो सदन हैं और अंग की बात करूं तो भारतीय संसद के 3 अंग होते हैं, जिसमें लोकसभा, राज्यसभा और तीसरा महत्वपूर्ण अंग राष्ट्रपति के रूप में होता है। तो आज हम बात करेंगे राष्ट्रपति और भारतीय संविधान में अगर राष्ट्रपति की बात करूं तो संवैधानिक प्रमुख के रूप में भारत एक लोकतंत्र राष्ट्र है और लोकतंत्र राष्ट्र होने के नाते देश का जो संवैधानिक प्रमुख होता है वो संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होता है। वास्तव में जो पावर होती है वो प्रधानमंत्री के पास होती है, लेकिन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में इस बात का उल्लेख है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा और अनुच्छेद 53 में इस बात का उल्लेख है कि राष्ट्रपति संघ सरकार में कार्यपालिका शक्तियों के रूप में कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और इसका उपयोग जो है वह अपनी शक्ति के अनुसार कह दें या संविधान के अनुसार कह दें, स्वयं और अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा वो अपनी शक्ति का प्रयोग करेगा। तो आज हम बात करेंगे भारत के राष्ट्रपति का पद किस रूप में है, कौन सी योग्यताएं इस पद के लिए होनी चाहिए, कौन सी शक्तियां इस पद को दी गई है। तो सारी बातें हम इस लेक्चर में करेंगे। देखिए, भारत का जो राष्ट्रपति है वो संवैधानिक प्रमुख है और भारतीय तीनों सेनाओं का सुप्रीम कमांडर भी है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 के अनुसार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 के अनुसार इस बात का उल्लेख है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा। इस बात का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में किया गया है। और दूसरी महत्वपूर्ण खास बात क्या है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 के अनुसार भारत का जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति अपने स्वयं के विवेक और मंत्रिपरिषद के सहयोग से ये कहते हैं, राष्ट्रपति स्वयं और अपने अधीनस्थ जो अधिकारी हैं इनकी सलाह से अपने पावर का उपयोग करता है। और अब इस राष्ट्रपति के सहयोग के लिए कौन कौन से सहयोगी होते हैं। देखिए, राष्ट्रपति कार्यपालिका में प्रमुख की भूमिका निभाता है। प्रमुख यानी कार्यपालिका के प्रमुख के रूप में इसकी भूमिका है। और इस प्रकार संघीय कार्यपालिका में यानी संघीय कार्यपालिका में किन किन को शामिल करते हैं उनकी बात कर रहा हूं मैं। देखिए, संघीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति,
उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और महान्यायवादी, ये संघीय कार्यपालिका के महत्वपूर्ण पार्ट हैं जो राष्ट्रपति के एक तरह से सहयोगी के रूप में कार्य करते हैं। देखिए, राष्ट्रपति जो होता है वो कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान होता है, यानी राष्ट्रपति कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान होता है। और वास्तविक प्रधान की बात करूं तो वास्तविक प्रधान के रूप में प्रधानमंत्री होता है, यानी प्रधानमंत्री जो होता है कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है। इसका मतलब औपचारिक प्रधान राष्ट्रपति और वास्तविक प्रधान जो होता है कार्यपालिका का वो प्रधानमंत्री होता है। अगर भारत संघ में कार्यपालिका की बात करूं, देखिए, कार्यपालिका प्रधान के रूप में राष्ट्रपति को माना गया है, लेकिन राष्ट्रपति औपचारिक प्रधान होता है और वास्तविक प्रधान के रूप में जो भूमिका निभाता है वो प्रधानमंत्री होता है। देखिए, भारत संघ के कार्यपालिका प्रधान को राष्ट्रपति कहते हैं। भारत के प्रधानमंत्री के पास वास्तविक पावर होती है और भारत में ब्रिटेन की तरह संसदात्मक व्यवस्था है। संसदात्मक व्यवस्था होने के कारण कार्यपालिका में वास्तविक जो पावर है वो पावर प्रधानमंत्री को, लेकिन औपचारिक प्रधान के रूप में राष्ट्रपति होता है। तो भारत के राष्ट्रपति की जो स्थिति है, भारत के राष्ट्रपति की स्थिति ब्रिटेन के सम्राट जैसी होती है। यानी भारत का जो राष्ट्रपति होता है ब्रिटेन के सम्राट के इक्वल या उसके समान स्थिति होती है, और जो पावर ब्रिटेन के सम्राट को दिया गया है वो पावर उसी रूप में भारत के राष्ट्रपति को भी दिए गए हैं। अब देखिए, राष्ट्रपति बनने के लिए कौन कौन सी योग्यता होनी चाहिए, यानी कौन सा व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। तो राष्ट्रपति की योग्यताएं कौन कौन सी होनी चाहिए उनकी हम बात करेंगे। यानी किस व्यक्ति को राष्ट्रपति हम बना सकते हैं और उसकी क्या योग्यताएं होनी चाहिए, क्या मापदंड होने चाहिए, उसकी हम बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले योग्यता की बात करूं जो सभी के लिए अनिवार्य है, और पहली योग्यता है यह भारत का नागरिक होना चाहिए। यह भारत का नागरिक हो। पहली बात तो ये रहती है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, कोई विदेशी
भारत में आकर के राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकता। दूसरी बात उम्र की करते हैं कि उम्मीदवार बनने के लिए, इन भारत के राष्ट्रपति उम्मीदवार बनने के लिए आयु सीमा 35 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। यानी कम से कम 35 वर्ष का होना चाहिए, ऊपर चाहे वो 99 वर्ष का है, लेकिन आयु सीमा के रूप में कम से कम 35 वर्ष की आयु राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने के उम्मीदवार की होनी चाहिए। तीसरी योग्यता की मैं बात करूं, देखिए वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, यानी वह लोकसभा के सदस्य का चुनाव लड़ने की योग्यता रखता हूं, यानी कि वह लोकसभा का मेंबर बनने की योग्यता रखता हो। और चौथी शर्त या चौथी योग्यता है कि वह केंद्र सरकार, राज्य सरकार या स्थानीय सरकार में किसी लाभ पद पर कार्यरत न हो। यानी कि जब चुनाव लड़ेगा उससे पहले, नामांकन भरने से पहले, अगर वो केंद्र सरकार में किसी पद पर है या राज्य सरकार में किसी पद पर है या स्थानीय सरकार में किसी पद पर है, तो उसको वहां से इस्तीफा देना पड़ेगा। तो जो नामांकन के समय योग्यता में केंद्र सरकार, राज्य सरकार या स्थानीय सरकार द्वारा किसी लाभ पद पर वो आसीन नहीं होना चाहिए। और लास्ट योग्यता है कि वह पागल, दिवालिया, वह पागल, दिवालिया न हो। ये भारत के राष्ट्रपति को बनने के लिए महत्वपूर्ण योग्यताएं हैं। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं मैं। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में इस बात का उल्लेख है कि देश में एक राष्ट्रपति होगा, और अनुच्छेद 53 में उनके अधिकार और शक्तियों का भी उल्लेख है। अगर मैं योग्यता की बात करूं कि भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए कौन कौन सी योग्यता उसमें होनी चाहिए, तो पहली योग्यता है कि भारत का नागरिक हो, उसकी उम्र कम से कम 35 वर्ष हो, वह लोकसभा के सदस्य का चुनाव लड़ने में समर्थ हो या चुनाव लड़ने की योग्यता रखता हो, वह केंद्र सरकार, राज्य सरकार या स्थानीय सरकार के किसी लाभ पद पर कार्यरत न हो, पागल, उसका दिवालिया न हो। तो ये सारी योग्यताएं जो हैं भारत के राष्ट्रपति के लिए लागू होती है। अब उसके बाद में कि राष्ट्रपति देश का प्रथम व्यक्ति होता है और सभी जो कार्य हैं वो राष्ट्रपति के नाम से चलते हैं। अब इस राष्ट्रपति का निर्वाचन किस रूप में होता है, तो पहले राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात करेंगे। राष्ट्रपति का निर्वाचन यानी चुनाव किस रूप में होता है राष्ट्रपति का, उसकी बात करेंगे। देखिए, राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता,
और एक सिस्टम है, एक प्रक्रिया है भारतीय संविधान की, और उस पद्धति का नाम दिया गया है एकल संक्रमण मत प्रणाली, जिसको एकल संक्रमणीय मत गुप्तदान प्रणाली भी कहा जाता है। और राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक है, और प्रथम नागरिक होने के नाते इसके चुनाव की जो प्रक्रिया है वो भी विशेष तरीके से होती है। अब इस राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं? देखिए, राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो अप्रत्यक्ष विधि से होता है। इसमें प्रत्यक्ष जनता भाग नहीं लेती, लेकिन जनता के जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, और चुने हुए प्रतिनिधियों में चाहे हम विधायकों की बात कर लें, चाहे सांसदों की बात कर लें, वो और राज्यसभा के जो निर्वाचित मेंबर होते हैं वो भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, और उस क्षेत्र विशेष के हिसाब से उनके मतों का मूल्य निकल आता है, और उसके बाद जिसके पक्ष में ज़्यादा मत आते हैं वो राष्ट्रपति बनता है। और इसमें एक न्यूनतम कोटा निर्धारित भी होता है, उसके हिसाब से भी राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो देखिए, राष्ट्रपति चुनाव या निर्वाचन किस रूप में होता है? अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति, अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति से, जिसको एकल संक्रमणीय मत प्रणाली कहा जाता है। तो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा भारत के राष्ट्रपति का चुनाव संपन्न होता है। अब इस निर्वाचन मंडल में किन किन को शामिल करते हैं उनकी बात कर लेते हैं। देखिए, निर्वाचक मंडल में मुख्य रूप से संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य यानी संसद में, यानी लोकसभा और राज्यसभा, उन लोकसभा और राज्यसभा में जो निर्वाचित मेंबर हैं वो निर्वाचित मेंबर निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं, और राज्य के विधानसभा, देखिए, संसद के दोनों सदन यानी लोकसभा राज्यसभा वो तो है ही, इसके अलावा राज्य विधानसभाओं के मेंबर तथा 70वां जो संविधान संशोधन 1992 संविधान संशोधन 1992 के अनुसार संघीय क्षेत्रों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को भी इस समय शामिल किया जाता है। एक बार फिर समझ लें कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं। इसके अलावा राज्य के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य जो 17वें संविधान संशोधन 1992 के तहत जो निर्वाचित सदस्य हैं वो भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। ये राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल होता है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता की हमने बात की,
निर्वाचन अप्रत्यक्ष मतदान द्वारा में बात की। इसके अलावा अगर निर्वाचन मंडल की बात करूं तो निर्वाचक मंडल में मुख्य रूप से संसद के दोनों निर्वाचित सदस्य और इसके साथ साथ विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी इसमें भाग लेते हैं। इस प्रकार ये निर्वाचक मंडल बनता है। अब उसके बाद में आता है कि इस एकल संक्रमणीय मत पद्धति क्या है या एकल संक्रमणीय मत प्रणाली क्या है। देखिए, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, इसकी बात कर लेते हैं। देखिए, इसमें न्यूनतम कोटा प्राप्त करना आवश्यक होता है। इसमें न्यूनतम कोटा प्राप्त करना आवश्यक होता है। ये न्यूनतम कोटा क्या है? इसका सूत्र होता है न्यूनतम कोटा बराबर होता है दिए गए वैध मतों की संख्या, बटे निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधियों की संख्या। एक बार फिर सुन लें। न्यूनतम कोटा कैसे निर्धारित होता है? दिए गए वैध मतों की संख्या बटे निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधियों की संख्या और भाग 1000। इन सब यानी वैध मतों की संख्या में कितने निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधि हैं उनकी संख्या का भाग दे दें और उसके बाद में 1000 का भाग और दे दें, तो वो जो है न्यूनतम कोटा निर्धारित होता है। तो इस प्रकार ये एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा भारत के राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष मतदान प्रणाली द्वारा होता है। तो आज हम इतनी बात करेंगे। धन्यवाद।